नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे। आज की वीडियो मापन एंड मूल्यांकन पर रहेगी, जिसमें आपको मापन मूल्यांकन में डिफरेंस क्या होते हैं, मापन मूल्यांकन के उद्देश्य, मापन मूल्यांकन के तत्व, मापन मूल्यांकन के प्रकार, मापन मूल्यांकन के सोपान और मापन मूल्यांकन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा नहीं रहेगा अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं। दोस्तों, सीटेट, यूपी टेट, केबीएस, DSSB, राजस्थान टेट, MP टेट, ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में मापन एंड मूल्यांकन टॉपिक रहता है। और दोस्तों, ये वीडियो ऐसी है कि सीटेट में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए बात करते हैं अब टॉपिक पर। दोस्तों, आज के टॉपिक की बात करें तो मापन एंड मूल्यांकन में क्या क्या है वो आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे मापन, तो इसमें क्या है, मापन में मापन के प्रकार, मापन के चर, मापन के स्तर और दोस्तों मापन के जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो भी ली गई हैं। और दोस्तों आपको दिखाएं तो मूल्यांकन में क्या क्या है। दोस्तों, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के चरण, ये सब कुछ दोस्तों इतने आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आप अगर एक बार लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और सीटेट में मापन एंड मूल्यांकन से कम 4 नंबर का आपका क्लियर पूछा जाता है। तो दोस्तों बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ और मापन एंड मूल्यांकन की पूरी वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं मापन पर कि मापन क्या है। आप सभी जानते होंगे मापन क्या है। मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जिसके द्वारा किसी वस्तु अथवा घटना को किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान किया जाता है। दोस्तों, कोई वस्तु है, कोई घटना है, अब ये हमारे पास है। अब इसको हम कहते हैं ये 4 इंच का है, 2 इंच का है, इसे अंकों में प्रदान किया हमने, इसको अंक की गणती अंक प्रदान किए, इसे कोई प्रतिशत दिया, उसके द्वारा इसे हमने विभाजित किया। तो दोस्तों यही मापन हो गया कि ये दोस्तों कितना लंबा है, कितना मोटा है। तो ये दोस्तों अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। या किसी नियम के अनुसार, मापन में क्या होता है, कोई नियम ज़रूर लगता है। अगर इसे आप मापेंगे तो दोस्तों या दशमलव में मापेंगे, या दोस्तों इसे सेंटीमीटर में मापेंगे या mm में मापेंगे, तो ये कोई नियम ज़रूर लगता है मापन में। तो मापन क्या है, मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जिसके द्वारा किसी वस्तु अथवा घटना को किसी नियम के अनुसार, ये जो लिखा है नियम के अनुसार, ये मेन पॉइंट है कि किसी नियम के अनुसार ही इसे अंक प्रदान किया जाता है। तो इसे याद रखें, किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन है। जैसे कि मापन अंकों, ग्रेड्स, प्रतिशत, प्राप्तांक आदि के द्वारा अभिव्यक्त होता है। मापन किस किस के द्वारा अभिव्यक्त होता है, इन चीज़ों के द्वारा। दोस्तों, दूसरी परिभाषा है किसी व्यक्ति या वस्तु की मूर्त अमूर्त विशेषताओं का अंकों में वर्णन। किसमें, अंकों में, या दोस्तों गणितीय क्रम में। अंकों में वर्णन ही मापन है, तो इसे याद रखें। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, टायलर ने मापन को क्या कहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। टायलर ने कहा है, मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटन करने की प्रक्रिया है। यानी कि मापन किसी नियम के अनुसार, अभी आपको बताया था, किसी नियम के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब हम इसे मापेंगे तो किसी नियम के अनुसार मापेंगे, गणितीय नियम के अनुसार मापेंगे कि इसमें सेंटीमीटर से मापेंगे, मिलीमीटर से मापेंगे, या ऐसे फुट से मापेंगे, कैसे मापेंगे, और उनके अनुसार अंक प्रदान करेंगे। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मापन।
दोस्तों दूसरा देखते हैं, स्टीवेंस के अनुसार किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों का नाम या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। इन्हें आप याद रखें, ये सीटेट में नहीं लेकिन यूपी टेट में परिभाषाएं ज़रूर पूछी जाती हैं कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो स्टीवेंस के अनुसार किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों का नाम या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। दोस्तों अब चलते हैं मापन के चर। दोस्तों मापन के चर की बात करें तो दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो गुणात्मक चर है और दूसरा मात्रात्मक चर है। गुणात्मक चर यानी कि क्वालिटेटिव यानी कि उसकी क्या क्वालिटी है। दूसरा क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी मात्रात्मक चर। दोस्तों मात्रात्मक चर को अगर बात करें मात्रात्मक चर की, तो दोस्तों मात्रात्मक जो चर होता है उसे फिर दो भागों में बांटा गया है। मात्रात्मक चर को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। मात्रात्मक चर को दो भागों में बांटा गया है मात्रात्मक चर को। दोस्तों मात्रात्मक चर के कौन कौन से दो भाग हैं? एक सतत चर होता है, एक असतत चर होता है। दोस्तों सतत चर की बात करें तो सतत चर कैसा होता है? ऐसे चर जिनमें मापन दशमलव में भी संभव हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन। सतत चर में क्या होता है? ऐसे चर जिनमें मापन दशमलव में भी संभव हो उसे सतत चर कहते हैं। और दोस्तों असतत चर क्या होता है? असतत चर की बात करें तो दोस्तों असतत चर किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसे चर जिनके सिर्फ पूर्णांकों में व्यक्त किया जा सके, ऐसे चर जिन्हें सिर्फ पूर्णांकों में व्यक्त किया जा सके उन्हें असतत चर कहते हैं। दोस्तों अगर गुणात्मक चर की बात करें तो गुणात्मक चर के अंतर्गत कौन आएगा? गुणात्मक चर की बात करें तो दोस्तों गुणात्मक चर के अंदर जैसे बुद्धि का मापन होता है, व्यक्तित्व का मापन होता है, तो ये जो बुद्धि और व्यक्तित्व का मापन होता है वो गुणात्मक चर के अंतर्गत आता है दोस्तों। और दोस्तों अगर लंबाई, चौड़ाई, वजन, द्रव्यमान इनका मापन करें तो दोस्तों ये मात्रात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आप याद रखें। अगर आप याद नहीं कर सकते तो वीडियो को बार बार देखें। वीडियो को बार बार नहीं दे सकते तो अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। दोस्तों मापन के प्रकार जैसे मात्रात्मक मापन और गुणात्मक मापन। दोस्तों मात्रात्मक मापन की बात करें तो उसे भौतिक भी मापन कहते हैं और मूर्त मापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक मापन कहते हैं, मूर्त मापन कहते हैं। और दोस्तों मात्रात्मक में कौन कौन सा आता है? जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन। और गुणात्मक ये होता है, अमूर्त होता है और दोस्तों सामाजिक होता है। इसमें व्यक्तित्व आता है और बुद्धि आती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? गुणात्मक, अमूर्त, सामाजिक या भौतिक, किसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्तित्व का मापन किसके अंतर्गत नहीं आएगा? गुणात्मक, अमूर्त, सामाजिक या मूर्त। तो आपको क्या बताना है कि मूर्त के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि मूर्त होता है वो मात्रात्मक होता है, भौतिक होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और वजन आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अन्य 3 प्रकार के होते हैं मापन के। जो अन्य प्रकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है निरपेक्ष मापन, दूसरा होता है सामान्यीकृत मापन, तीसरा होता है इप्सेप्टिव मापन। तो दोस्तों 3 प्रकार कौन कौन से? निरपेक्ष मापन है, सामान्यीकृत मापन है और इप्सेप्टिव मापन है। तो दोस्तों अब देखते हैं निरपेक्ष, सामान्यीकृत, इप्सेप्टिव मापन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जब परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो होने की संभावना हो तो उसे निरपेक्ष मापन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जब आपने पढ़ा होगा, एक ही लाइन होती है, यहाँ पर ये होता है ऐसे, ये इधर से स्टार्ट होता है 0 से और इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो जब ये एब्सोल्यूट जीरो होने की संभावना हो तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे निरपेक्ष मापन कहते हैं। और दोस्तों जब परम शून्य होने की संभावना नहीं होती है
तो उसे दोस्तों सामान्यीकृत मापन कहते हैं। और शून्य से कम होने पर नेगेटिव मान प्राप्त होता है। जैसे कोई वैल्यू है आपकी, तो वो शून्य से कम हो जाएगी। तो शून्य से जब कम होगी तो इधर -1, -2, -3। तो दोस्तों ये होगा जी। तो यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी आपकी। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? सामान्यीकृत मापन। इस मापन में परिणाम की गणितीय व्याख्या नहीं हो पाती है। और दोस्तों अब बात करते हैं एक्सेप्टिव मापन। एक्सेप्टिव मापन क्या होता है? शून्य से अधिक होने पर सकारात्मक मान प्राप्त होता है। दोस्तों शून्य से अधिक होने पर ऐसी लाइन जाती है, ये यहाँ पर शून्य होता है, शून्य से अधिक हो रहा है तो +1, +2। तो दोस्तों ये सकारात्मक मान प्राप्त होता है, तब ये बाध्य चयन करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं मापन के उद्देश्य पर। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहें। और बात करते हैं मापन के स्तर। मापन के स्तर कौन कौन से मापन के स्तर हैं आपको ये बताना है। दोस्तों मापन के 4 स्तर बताए गए हैं। 4 स्तर कौन से हैं? पहला है नामित मापन, दूसरा है क्रमिक मापन, तीसरा है अंतराल मापन और चौथा है अनुपातिक मापन। नामित मापन यानी कि नेमनल स्केल, यानी कि जिसे कोई नाम दिया जाए। क्रमिक मापन यानी कि ऑर्डिनल स्केल, जिसे कोई ऑर्डर बाई लगाया जाए। और अंतराल मापन यानी कि इंटरवल स्केल। और अनुपातिक मापन यानी कि रेशियो स्केल। दोस्तों अब इनके बारे में आपको समझाते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। दोस्तों जो नामित मापन होता है, जो नॉमिनल स्केल होता है, वो सबसे निम्न स्तर का होता है। ये वाला फर्स्ट होता है और दोस्तों सबसे निम्न स्तर का होता है। और दोस्तों दूसरा होता है क्रमिक, यानी कि कोई क्रम। तो ये दोस्तों इससे ऊपर आता है, ये 2 नंबर पे होता है। और इसके बाद क्रमिक के बाद दोस्तों कौन सा आता है? क्रमिक के बाद आता है अंतराल मापन, यानी कि कोई अंतर, जैसे कि आप में और मुझ में कोई अंतर होगा। आप 14 साल के हैं, हम 20 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, हम 30 साल के हैं, आप 35 साल के हैं, हम 40 साल के। तो हम में और आप में कोई अंतर है। और दोस्तों चौथा होता है अनुपातिक मापन, यानी कि अनुपात, रेशियो। जैसे कि कोई अनुपात लगा लेते हैं, कोई उसका क्लियर नहीं होता है कि वो इतना है, अनुपात लगा लेते हैं। दोस्तों जो क्रमिक मापन होता है और अंतराल मापन होता है, ये जो दोनों मापन होते हैं, क्रमिक और अंतराल मापन, इन दोनों की बात करें तो दोस्तों ये जो दोनों मापन होते हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाते हैं। क्या होता है? क्रमिक और अंतराल मापन शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हें याद रखें। याद नहीं रख सकते तो नोट्स बनाते चलें। अब दोस्तों बताते हैं हम आपको नामित मापन, क्रमिक मापन, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। दोस्तों नामित मापन यानी कि नॉमिनल स्केल। दोस्तों अभी हमने बताया था कि ये मापन का निम्नतम स्तर है। ये सबसे नीचे लो लेवल का स्तर होता है और ये सबसे हल्का होता है। और इसमें गुणों को ही नाम मानकर मापन कर लिया जाता है। जैसे जनसंख्या को स्त्री और पुरुष 2 नामों से बांटना। क्या है? जनसंख्या को स्त्री और पुरुष 2 नामों से बांटना। अब 2001 में जनगणना हुई थी तो उसमें बोला गया था कि इतने इतने सदस्य हैं। तो दोस्तों सदस्य हैं, उसमें जनसंख्या में स्त्री और पुरुष को 2 नामों में बांटना। तो उसमें ये बता दिया गया कि इतने लोग हैं, ये नहीं बताया कि कितनी लेडीज़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वो हैं। अब दोस्तों जैसे बात करें क्रमिक मापन की। क्रमिक मापन क्या है? दोस्तों ये जो नोट्स बनाया है हमने, इसे पूरा 3 दिन लगे हैं बनाने में, तब आपके लिए मैंने ये स्लाइड्स बना पाई हैं। और दोस्तों ये हैंड रिटन नोट्स है। आपको अगर कम समझ में आए तो आप हमारी आवाज़ को सुनें, उससे समझें। दोस्तों बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनती है और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करते हैं तो बहुत गलत लगता है।
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और मेरा हौसला बुलंद करते रहें। जब नाम के साथ साथ क्रम भी पता हो तो क्रमिक मापन माना जाता है। छात्रों के कक्षा के छात्रों का अनुक्रमांक, क्या कक्षा के छात्रों का अनुक्रमांक, जैसे कि किसी कक्षा में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनका नाम सेम है, उनका नाम सेम है, तो हम क्या करेंगे, उनको अनुक्रमांक के अनुसार बुलाएंगे। प्रेजेंटी लगती है तो उन्हें अनुक्रमांक के अनुसार बुलाएंगे, जैसे कि 1 2 3। तो दोस्तों उनके नाम भी हैं और उनका क्रम यानी कि रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, तो इसे ही क्रमिक मापन कहते हैं। और क्रमिक मापन होता है, और दोस्तों जो अंतराल मापन होता है, इन दोनों को दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका अंतराल मापन। अंतराल मापन क्या होता है ये आपको समझाना है। अब जब मापन में नाम क्रम के अलावा एक गैप रखकर मापन किया जाता है, क्या क्या, ये जो अंतराल मापन है मैंने 3rd नंबर पर रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि पहले आता है दोस्तों नामित मापन, फिर आता है क्रमिक मापन, फिर आता है उसके बाद अंतराल मापन। क्यों, क्योंकि नाम में सिर्फ नाम होता है और क्रम में नाम के साथ क्रम होता है। और अंतराल में दोस्तों बात करें तो अंतराल में नाम के साथ क्रम, क्रम के साथ कोई गैप होता है तो उसे दोस्तों अंतराल मापन कहते हैं। जैसे जनसंख्या का मापन 2002 से 2005 तक, 2002 से 2005 तक कितनी जनसंख्या थी, 2006 से 2008 तक। इसमें जो दोस्तों 2006 से 2007 है, ये जो आई है आपकी, इसका दोस्तों जो ये गैप है इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, इसे अंतराल मापन कहते हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों नेक्स्ट है अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन क्या होता है, इसे मापन का सर्वोच्च स्तर माना गया है। ये 4थे नंबर का होता है दोस्तों, और ये सर्वोच्च स्तर माना जाता है। इसे यह स्तर इकाई से स्वतंत्र होता है। इसमें परम शून्य भी पाया जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी गुण का पूरी तरह से गायब होना। इसे दोस्तों सर्वोच्च स्तर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मापन का सबसे उच्च स्तर किसे माना जाता है, क्रमिक, अंतराल या नामित या अनुपातिक, तो आपको बताना है कि अनुपातिक मापन को मापन का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। तो दोस्तों ये 4 थे, इन्हें आपने समझा। अब इस आगे बात करते हैं। दोस्तों वीडियो भले लंबी हो जाए, वीडियो में समय लगे आपको देखने में, दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। अगर आप सीटेट में अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, सीटेट पेडागोजी में यहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं और 1 2 नहीं 4 5 लिए जाते हैं, तो इसे पूरा ज़रूर देखें एंड तक। लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, हम एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो एग्ज़ाम में आए और आप ना कर पाएँ। तो पूरा देखें और पूरा समझें। दोस्तों मापन की त्रुटियाँ, अगर दोस्तों मापन की त्रुटियों की बात की जाए तो दोस्तों मापन की त्रुटियाँ 4 प्रकार की होती हैं। त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आकस्मिक त्रुटि, जैसे अचानक मापन में त्रुटि का होना, अचानक मापन में त्रुटि का होना। दोस्तों ये आकस्मिक त्रुटि होती है, जैसे छात्र का परीक्षा भवन में पहुंचते ही बेहोश हो जाना। मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं जो आपको एक बार देख के एक बार समझ लें, कभी भूलेंगे नहीं। कोई छात्र परीक्षा भवन में पहुंचता है और बेहोश हो जाता है, तो दोस्तों उसे पता नहीं था कि उसे बेहोशी आ जाएगी। कोई छात्र जा रहा है परीक्षा भवन में परीक्षा देने, तो दोस्तों हो सकता है उसकी बाइक पंचर हो जाए, ये आकस्मिक त्रुटि है। दोस्तों व्यक्तिगत त्रुटि की बात करें, व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है दोस्तों, व्यक्ति विशेष द्वारा की गई निजी स्तर की त्रुटि। कोई व्यक्ति खुद से गलती करता है तो उसे दोस्तों व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। शिक्षार्थी द्वारा सही उत्तर जानते हुए भी गलत उत्तर पर निशान लगा देना, जैसे कि दोस्तों आप OMR देखते होंगे, उसमें A B C D या
2 3 4 ऐसे ऑप्शन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने पेपर में देखा कि हाँ ये क्वेश्चन है चौथा नंबर का, इसका बी सही है, और आप लगा रहे थे बी चौथे का, लेकिन आपका हो गया पाँचवें का बी टिक। तो दोस्तों ये क्या होती है? व्यक्तिगत त्रुटि होती है दोस्तों। किसी शिक्षार्थी द्वारा सही उत्तर जानते हुए गलत उत्तर पर निशान लगा देना, ये व्यक्तिगत त्रुटि होती है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, हम आशा करते हैं ऐसी। तो इन्हें दोस्तों अच्छे से समझें। दोस्तों तीसरी है सार्वभौमिक त्रुटि। इस त्रुटि से संपूर्ण मापन प्रभावित होता है। कोई अंक गलत छप जाना। जैसे दोस्तों आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें कोई जो प्रश्न होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं मिस प्रिंट हो जाते हैं या गलत छप जाते हैं। ऐसे छप गया कि आपको 2 - 3, 2 में से 3 घटाना है, उन्हें करना यहाँ पे 2 था लेकिन उन्हें लिख दिया 3। तो दोस्तों ये क्या होता है? सार्वभौमिक त्रुटि होती है। कोई गलत अंक छप जाना। इस त्रुटि से संपूर्ण मापन प्रभावित होता है। वो नहीं समझ पाते हैं, एक त्रुटि से संपूर्ण मापन प्रभावित हो जाता है, तो उसे दोस्तों सार्वभौमिक मापन कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में मापन और मूल्यांकन में अंतर, ये आपको पढ़ने हैं। दोस्तों देखते हैं क्या क्या हैं ये। दोस्तों मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक होता है। क्यों व्यापक होता है दोस्तों? मूल्यांकन होता है वो निरंतर चलता है, सभी पक्षों से संबंधित होता है, क्षेत्र इसका व्यापक होता है और भविष्यवाणी की जा सकती है मूल्यांकन के द्वारा। क्योंकि मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? मूल्यांकन होता है जैसे कि उसका सार सब कुछ जानना किसी के बारे में। दोस्तों मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण अथवा विशेषताओं का वर्णन ही किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण अथवा विशेषताओं के बारे में बात की जा सकती है। दोस्तों ये था पहला पॉइंट। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मापन का ही एक अंग है मूल्यांकन। मूल्यांकन है दोस्तों जो मापन है, मापन छोटा होता है, मूल्यांकन बड़ा होता है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो मूल्यांकन लिखा है ये बड़ा लिखा है, मापन लिखा है ये छोटा लिखा है। हमने इसलिए लिखा है कि जो मापन है वो मूल्यांकन का एक भाग है छोटा सा। मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों को वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। और मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन से प्राप्त परिणाम अपने उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ये जो मापन मूल्यांकन में मेन डिफरेंस हैं। और दोस्तों तीसरा नंबर देखते हैं। दोस्तों मापन क्या है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में किसी गुण या विशेषता की कितनी मात्रा उपलब्ध है, इसका निर्धारण मापन से किया जाता है। दोस्तों मापन से हम किसी व्यक्ति, वस्तु और उसकी जो विशेषता है उसमें कितनी मात्रा उपलब्ध है, इसका निर्धारण मापन से कर लेते हैं। लेकिन उस व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित गुण या विशेषता की मात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए कितनी आवश्यक या ज़रूरी है, इसका निर्धारण मूल्यांकन से किया जाता है। दोस्तों आप ये पेन देख रहे हैं, इसका मूल्यांकन करें या मापन करें। मापन करेंगे तो इंच, सेंटीमीटर, mm, फुट इसमें मापेंगे। लेकिन दोस्तों मूल्यांकन करें तो इसकी क्या विशेषता है, ये कैसे चलती है, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है, ये ज़रूरी कितनी है, तो इसका निर्धारण मूल्यांकन से ही किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है। दोस्तों कोई विद्यार्थी है, 10th का स्टूडेंट है, उसने परीक्षा में कितने अंक लाए
कितने उसे प्रैक्टिकल से मिले। तो दोस्तों ये जो शैक्षिक उपलब्धि मापी जाती है वो मापन होता है, और जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर वह अगली कक्षा में जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। मूल्यांकन से उसका सर्व कुछ जान सकते हैं, लेकिन मापन से नहीं। दोस्तों अब बात करें, एक तरीके से मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायता करता है, लेकिन मूल्यांकन के समान नहीं। जो मापन है मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायता करता है। अगर किसी को मूल्यांकन करना है तो उसमें मापन लगेगा, लेकिन दोस्तों मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक है। मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक है। इसमें मापन के साथ साथ अन्य दृष्टिकोण की जांच करते हैं। और दोस्तों क्या है, देखते हैं। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए पुलिस भर्ती की परीक्षा में किसी उम्मीदवार ने 1 घंटे में कितनी दूरी की दौड़ पूरी की, यह बताना मापन है। जैसे दोस्तों कोई पुलिस की भर्ती देखने गया और उसने 1 घंटे में कितनी दूरी हासिल की, उसने कितना 1 घंटे में दौड़ लगाई, ये जो मापन है। अगर बात करें, लेकिन उस उम्मीदवार ने 1 घंटे में जो दौड़ पूरी की वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये एग्जाम्पल। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं जो मेरे खुद का है। सीटेट में आपके 90 मार्क्स जनरल के लिए पास माना जाता है, लेकिन किसी विद्यार्थी ने 83 मार्क्स प्राप्त किए हैं। दोस्तों 83 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं तो वो मापन है, लेकिन दोस्तों वो जनरल में है, वो 83 मार्क्स पर पास होगा या नहीं, ये समझना, ये क्या हुआ, ये मूल्यांकन हुआ। तो दोस्तों मापन मूल्यांकन में आप अंतर समझ गए होंगे। तो आपको हम अपनी भाषा में कुछ और 2-4 एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि मापन निरंतर नहीं चलता है, मूल्यांकन निरंतर चलता है। किसी एक पक्ष से संबंधित होता है मापन, लेकिन मूल्यांकन होता है सभी पक्षों से संबंधित होता है। दोस्तों इसका क्षेत्र संकुचित होता है, सीमित होता है मापन का, लेकिन दोस्तों जो मूल्यांकन है इसका क्षेत्र व्यापक होता है। मापन मात्रात्मक तथा परिमाणात्मक होता है दोस्तों, लेकिन मूल्यांकन की बात करें, मूल्यांकन मात्रात्मक, परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक भी होता है। क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। दोस्तों अगर मापन की बात करें कि मापन के द्वारा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन दोस्तों मूल्यांकन के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। और दोस्तों मापन के आधार पर निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। तो दोस्तों ये मापन मूल्यांकन के डिफरेंस थे, अंतर थे मापन मूल्यांकन के। अब दोस्तों बात करते हैं मूल्यांकन पर। दोस्तों मूल्यांकन को आप पढ़ेंगे तो दोस्तों मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। उसका अर्थ होता है मूल्य धन अंकन। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य धन अंकन, किसी के मूल्य को अंक की प्रणाली में माप लेना। जैसे मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, अभी आपको बताया था। यह शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंधित है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, इसे मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों मापन और मूल्यांकन के बाद मापन की परिभाषाएं बताएं, इसी प्रकार मूल्यांकन की भी कुछ परिभाषाएं हैं जो आप अच्छे से समझें। दोस्तों कोठारी आयोग ने मूल्यांकन को क्या कहा है इसके बारे में समझेंगे। कोठारी आयोग ने कहा है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, जो शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, ये कहा है कोठारी आयोग ने। और रेमर्स एवं गेज के अनुसार क्या है? मूल्यांकन में वही किया जाता है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों की दृष्टि से उत्तम हो। क्या होता है? रेमर्स एवं गेज ने क्या कहा है कि मूल्यांकन में वही किया जाता है
जो व्यक्ति एवं समाज दोनों की दृष्टि से उत्तम हो। और दोस्तों दांडेकर के अनुसार क्या कहा है दांडेकर ने कहा है कि छात्र किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को पाने में सफल रहा है, छात्र किस सीमा तक उद्देश्यों को पाने में सफल रहा है उसे मूल्यांकन कहते हैं। ये कहा है दांडेकर महोदय ने। दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, उसमें 3 होंगे वो उद्देश्य नहीं होंगे और 1 होगा वो उद्देश्य होगा। तो आपको उसमें से पता लगाना है कि मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों समझते हैं, आइए चलते हैं। दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं। शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्रों की असफलताओं का पता लगाना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। और दोस्तों क्या है, शिक्षक की शिक्षण विधियों का पता लगाना, ये मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्र के विषय में भविष्यवाणी करना, मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्र के विषय में भविष्यवाणी करना, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों पता लगाया जाएगा कि ये विद्यार्थी कितना सीख रहा है और जो छात्र को शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी शिक्षण विधि कितनी प्रयोग है, करने लायक है, कितनी उपयोगी है, उसका पता लगाया जा सकता है। और दोस्तों पाठ्यक्रम में सुधार करना, जो सिलेबस टीचर पढ़ा रहा है और उसमें दोस्तों मूल्यांकन के द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। और सुधार और निदान के लिए, उपचार के लिए, प्रमाण पत्र के लिए। दोस्तों मूल्यांकन किस लिए होता है? प्रमाण पत्र के लिए। जैसे कि जब आप 12th क्लास में रहे होंगे, 12th फाइनल करने के बाद जब आप कहीं ग्रेजुएशन के लिए गए होंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा 12th से। दोस्तों वो चरित्र प्रमाण पत्र है, वो आपकी मूल्यांकन है, वो दोस्तों आपका मूल्यांकन किया गया है उस स्कूल द्वारा, उसके अनुसार पर दोस्तों आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाया गया। तो दोस्तों वो प्रमाण पत्र के लिए मूल्यांकन होता है, उपचार के लिए होता है, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए होता है, छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने के लिए। तो दोस्तों जो भविष्यवाणी की जा रही है चरित्र प्रमाण पत्र में, आपका चरित्र कैसा रहा है ये दिखाया जा रहा है, ये दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। और दोस्तों ज्ञान की परख, कितना छात्र को ज्ञान है, ये मूल्यांकन के उद्देश्य द्वारा पता लगाया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं मूल्यांकन के चरण। मूल्यांकन के चरण क्या हैं? मूल्यांकन की विषय वस्तु निर्धारित करना और मूल्यांकन की विधियों का चयन, मूल्यांकन के मानक का निर्माण, मूल्यांकन के लिए आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, मूल्यांकन के द्वारा निष्कर्ष निकालना। ये दोस्तों जो सभी हैं ये मूल्यांकन के चरण हैं। दोस्तों कोई आंकड़ों को विश्लेषण, मूल्यांकन के लिए आंकड़े इकट्ठे करना, पहले आंकड़े इकट्ठे करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर मूल्यांकन के द्वारा निष्कर्ष निकालेंगे उन आंकड़ों का, वो कितना सीखा, कैसे सीखा, कहाँ से सीखा। तो दोस्तों ये सभी मूल्यांकन के चरण थे। अब दोस्तों आपको BS ब्लूम की टैक्सोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके कितने पक्ष थे? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये कब, क्या, कैसे, कौन सा स्तर उच्च स्तर होता है, कौन सा निम्न स्तर होता है, ये सभी भी बताना है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, अगर मन हो सब्सक्राइब करें और मन हो तो शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए और ऐसा डाटा इकट्ठा करते हैं कि आप सरल भाषा में कम समय में ज़्यादा सीख सकें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों इसका बहुत इंतज़ार था आपको कि मूल्यांकन के प्रकार। दोस्तों बहुत लोगों के कमेंट करने के बाद मेरा टेलीग्राम चैनल है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर बहुत लोगों ने बोला था कि सर मापन एवं मूल्यांकन पर वीडियो बनाइए, तब मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों इसे पूरा देखें और समझें। मूल्यांकन के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो दोस्तों मूल्यांकन के प्रमुख 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार प्रमुख हैं दोस्तों, और जो 2 के बाद जो आते हैं वो दोस्तों अन्य प्रकार होते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार कौन कौन से हैं?
दोस्तों एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को दोस्तों रूपात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन को रूपात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? शिक्षक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान ही मूल्यांकन कर लेना। जैसे दोस्तों हम छोटी क्लास में थे तो टीचर थे वो पोयम याद कराते थे। पोयम याद कराते थे तो उतने टाइम पे कहते थे कि खड़े हो जाओ, पोयम सुनाओ। तो दोस्तों वो शिक्षण कर रहे हैं, उसके दौरान ही मूल्यांकन कर ले रहे हैं। यानी कि अगर वो कोई पोयम सुना रहे थे, कोई कविता सुना रहे थे या कोई कहानी सुना रहे थे, कहानी में बताया था कि एक राजा थे, वहाँ के निवासी थे, उनके लड़के थे, उनके एक लड़की थी, वो राजकुमारी, उसकी शादी उससे हुई। तो दोस्तों उन्होंने कहानी सुनाई, उसके दौरान ही उन्होंने बीच में प्रश्न पूछ लिया कि राजा के कितने लड़के थे। तो हमने बताया कि 4 थे, 2 थे, जितने भी थे। तो दोस्तों उनका जो बीच बीच में प्रश्न पूछना है ये रूपात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है और रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो शिक्षक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान ही मूल्यांकन कर लेना, ये रचनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों भूलेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अब योगात्मक मूल्यांकन पर कि योगात्मक मूल्यांकन क्या है। दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है ये आपको बताना है। योगात्मक मूल्यांकन को दोस्तों संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलनात्मक मूल्यांकन। शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया गया अंतिम मूल्यांकन ही योगात्मक मूल्यांकन है। जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़ते रहते हैं और दोस्तों तैयारी करते हैं और जब सत्र की समाप्ति हो जाती है, जैसे कि 12th में थे, पहले 11th में पढ़े, फिर 12th में पढ़े, 12th में पढ़े, फिर हमने उसके एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम के बाद हमने रिज़ल्ट का वेट किया। जो रिज़ल्ट का वेट किया तो दोस्तों उसके बाद जो रिज़ल्ट आया तब हमें पता चला कि मेरी कितनी परसेंट है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। तो दोस्तों ये जो मूल्यांकन हुआ मेरा, ये योगात्मक मूल्यांकन हुआ या संकलनात्मक मूल्यांकन हुआ। जैसे कि दोस्तों इस एग्जाम्पल लिया है हमने, जैसे सेमेस्टर परीक्षा या वार्षिक परीक्षा। दोस्तों ये सेमेस्टर परीक्षा होती है और वार्षिक परीक्षा होती है। ये दोस्तों परीक्षाएं जब शैक्षिक सत्र समाप्त हो जाता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, यानी कि 12 महीने बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं या संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि इतनी सरल भाषा में आपने अभी तक YouTube पर नहीं देखा होगा। तो दोस्तों अगर आपने अच्छी से समझा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अन्य मूल्यांकन, ये जो अन्य मूल्यांकन है, अगर मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो मूल्यांकन के प्रकार 2 ही होते हैं। एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है, एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। रचनात्मक मूल्यांकन को दोस्तों रूपात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो दोस्तों अन्य मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं? एक निदानात्मक मूल्यांकन होता है। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? छात्र के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। दोस्तों छात्र के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन होता है। कोई छात्र है वो पढ़ रहा है दोस्तों, जैसे कि कक्षा 1 का छात्र है और दोस्तों उससे बोला जाता है कि M बनाओ, लेकिन वो बना देता है W। तो दोस्तों वो क्यों बना देता है, वो इसमें अंतर नहीं समझता है। उससे कही जाती है कि C बनाओ और वो बना देता है C ऐसे। तो दोस्तों उसकी जो कठिनाई आ रही है, उसे कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में पता लगाना। तो ये दोस्तों हुआ निदानात्मक मूल्यांकन। और दोस्तों सतत मूल्यांकन होता है एक। सतत मूल्यांकन क्या होता है? एक नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना ही सतत मूल्यांकन है। जैसे कि साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन। दोस्तों हम जब BCA कर रहे थे तो दोस्तों हमारे कॉलेज में यूनिट टेस्ट होते थे, हर संडे टेस्ट होते थे। तो दोस्तों यानी कि जो नियमित अंतराल
यानी कि उन्होंने बता दिया था कि आपका 5वें दिन पर टेस्ट होगा। 1 यूनिट वो 5 दिन में पढ़ाएंगे और 5वें दिन पर टेस्ट होगा। तो दोस्तों जो मूल्यांकन होता था ये यानी कि नियमित अंतराल में मूल्यांकन करते रहना ही सतत मूल्यांकन है। यानी कि उन्होंने बता दिया पहले कि नियमित अंतराल कि इतने दिन पर आपका टेस्ट होगा। तो दोस्तों वो टेस्ट होता था वो होता था सतत मूल्यांकन, वो सतत होता था। तो दोस्तों सतत मूल्यांकन क्या होता है कि साप्ताहिक मूल्यांकन या मासिक मूल्यांकन या दोस्तों 10 दिन बाद मूल्यांकन, यानी कि नियमित हो, नियमित अंतराल हो। ऐसा नहीं कि मन चाहा तब टेस्ट ले लिया, मन चाहा तब मूल्यांकन कर लिया, ऐसा नहीं। नियमित मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। दोस्तों व्यापक मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन में बीएस ब्लूम के तीनों पक्षों को शामिल करना ही व्यापक मूल्यांकन है। दोस्तों बीएस ब्लूम के तीनों पक्ष क्या हैं इनके बारे में आपको बताएंगे। ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये तीनों आते हैं। तो दोस्तों विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की अगर बात करें तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है? ऐसे मूल्यांकन जिसके अंक विद्यालय के आधार पर दिए जाते हैं। दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया है कि 10th क्लास में 30 नंबर मिलते हैं वो। जैसे दोस्तों आप 12th क्लास में हैं, आपने बायो से इंटर किया है, तो दोस्तों आपको बायो में 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें दोस्तों 15 नंबर स्कूल के होते हैं। स्कूल वाले आपकी दैनिक दिनचर्या, आपकी ड्रेस, आपका जो उनके प्रति बिहेव रहेगा उसके आधार पर दोस्तों नंबर देते हैं। तो दोस्तों वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। दोस्तों पोर्टफोलियो मूल्यांकन, पोर्टफोलियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे आप स्टार पॉइंट बना के रखें। अगर आप भूल गए तो मान लो 2 नंबर आपने गवा दिए अपने सीटेट में या यूपी टेट में। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप अभी से याद करके चलें। इसीलिए मैंने आपके लिए इतना अच्छा स्लाइड्स बनाया है कि आप इसे अच्छे से देखें। अगर आप अच्छे से नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, आपको भूल जाते हैं, तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या होता है और पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या होता है। दोस्तों पोर्टफोलियो मूल्यांकन की बात करें तो दोस्तों छात्र द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया मूल्यांकन। पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या होता है? छात्र द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया मूल्यांकन पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों कोई छात्र है, वो दोस्तों प्लेइंग में अच्छा है, कोई दोस्तों आर्ट में अच्छा है, कोई दोस्तों स्टडी में अच्छा है। प्रत्येक छात्र की प्रत्येक अलग अलग तरह की रुचि होती है। कोई दोस्तों आर्ट अच्छी बनाता है, कोई प्लेइंग अच्छा करता है, खेलता अच्छा, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो दोस्तों कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, कोई हॉकी खेलता है। दोस्तों जो छात्र हैं, छात्र द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि कभी दोस्तों उसका जो दोस्तों उसने आर्ट जो चित्रकला की प्रतियोगिता हुई उसमें उसने कितने नंबर पाए। दोस्तों यूनिट टेस्ट हुआ था, उसमें उसने कितने नंबर पाए। आपके स्कूल में क्रिकेट चल रहा था, उसमें उतने कितने रन बनाए, उसने उसमें अपना कैसा प्रदर्शन किया। तो अलग अलग क्षेत्र हो गए, अलग अलग समय हो गए। तो दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जो उसने प्रदर्शन किया है उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है, तो दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी आपके 24 पेज हुए हैं और 41 पेज की वीडियो है, तो दोस्तों पूरा देखें। दोस्तों मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं ये आपको बताना है।
बीएस ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन के प्रमुख 3 पक्ष हैं। कितने पक्ष बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं दोस्तों। वो 3 कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक साइकोमोटर डोमेन। दोस्तों इसे आप कैसे याद रखेंगे? जो बीएस ब्लूम थे वो कैप लगाते थे। क्या लगाते थे? कैप। इसे दोस्तों ब्लूम का कैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लूम का कैप भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव और P फॉर साइकोमोटर डोमेन। तो दोस्तों 3 हैं मूल्यांकन के पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है। दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष कब बना, इसके सहयोगी कौन थे, इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब बताने जाते हैं। दोस्तों बीएस ब्लूम ने जो 3 पक्ष बताए थे मूल्यांकन के, उसका पहला कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक पक्ष की अगर बात करें दोस्तों, तो ज्ञानात्मक पक्ष में प्रमुख योगदान किसका रहा, मुख्य योगदान किसका रहा? तो दोस्तों मुख्य योगदान की बात करें तो मुख्य योगदान दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष में बीएस ब्लूम का रहा। और इनके सहयोगी कौन थे? सहयोगी दोस्तों एंडरसन और क्रैथवाल थे। कौन थे सहयोगी? एंडरसन और क्रैथवाल थे। और प्रतिपादन इन्होंने कब किया? 1956 में इसका प्रतिपादन किया। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन के 3 पक्ष बताए हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। इसका मुख्य योगदान बीएस ब्लूम को रहा। इसका सहयोगी एंडरसन और क्रैथवाल थे और जिसका प्रतिपादन 1956 में किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है। दोस्तों जो बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन के 3 पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक, क्रियात्मक। तो दोस्तों पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष की अगर बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष को कुल 6 भागों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष के कितने? 6 भाग हैं दोस्तों। उसमें पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। तो दोस्तों इन्हें क्रम बाई क्रम याद रखें और इन्हें भूलना नहीं है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 पक्ष हैं दोस्तों इनके। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों सन 2001 में ज्ञानात्मक पक्षों के पदों में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया है? संज्ञा रूप से क्रिया रूप में बदला गया है। 5वें पद को 6वें पद में और 6वें पद को 5वें में अंतर परिवर्तित किया गया है। कैसे? जैसे आता था पहले ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, लेकिन दोस्तों इसमें जो 5वां पद है, 6ठा पद था, 5वें पद को 6ठे में और 6ठे को 5वें में, इसमें दोस्तों संज्ञा जो दोस्तों सृजनात्मक जोड़ दिया गया है। अब क्या हो गया? 2001 के बाद ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक ये हो गया है। अगर आप 2001 के अनुसार आपसे पूछा जाता है तो आपको ये बताना है। अगर पहले का पूछा जाता है तो दोस्तों वही बताना है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दोस्तों इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष मुख्य रूप से मस्तिष्क से संबंधित है। पहला कौन सा है? ज्ञान है, दूसरा बोध है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, पांचवा संश्लेषण है और छठा मूल्यांकन है। दोस्तों जो ज्ञान और बोध है ये निम्न स्तर का है। ज्ञान और बोध ये निम्न स्तर का है दोस्तों। और जो विश्लेषण और अनुप्रयोग है ये मध्य स्तर का है। विश्लेषण और अनुप्रयोग है ये मध्य स्तर का है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लूम का जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें से निम्न स्तर का कौन सा है, तो दोस्तों आपको क्या बताना है? ज्ञान या बोध ये निम्न स्तर के हैं। और मध्य स्तर का कौन सा है? अनुप्रयोग और विश्लेषण। और उच्चतर अगर पूछा जाए तो उच्चतर कौन सा होता है दोस्तों? संश्लेषण और मूल्यांकन। दोस्तों मूल्यांकन है जो दोस्तों मूल्यांकन है ये सबसे उच्चतम है मूल्यांकन दोस्तों। लेकिन 2001 में जो मूल्यांकन है ये 6ठे नंबर पे आता था, मूल्यांकन को 5 नंबर पर कर दिया
और जो संश्लेषण आता था छठे नंबर पर दोस्तों संश्लेषण आता था। इससे संश्लेषण की जगह पर क्या कर दिया, सृजनात्मक। सृजनात्मक कर दिया है, ये सृजनात्मक लिखा है दोस्तों। बीएस ब्लूम का जो कैप है उसमें दूसरा क्या आता है, भावात्मक पक्ष। अगर दोस्तों भावात्मक पक्ष की बात करें तो दोस्तों भावात्मक पक्ष को अफेक्टिव डोमेन इंग्लिश में कहते हैं। और दोस्तों इसकी जो मुख्य योगदान है इसमें किसने किया, इसमें मुख्य योगदान क्रैथबाहल और मसीहा थे। और दोस्तों इसमें सहयोगी कौन रहे, सहयोगी ब्लूम रहे, बीएस ब्लूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं दोस्तों। जो ज्ञानात्मक पक्ष था दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष में कौन था, ज्ञानात्मक पक्ष में मुख्य योगदान ब्लूम का रहा था और उसमें सहयोगी क्रैथबाहल थे। लेकिन भावात्मक पक्ष में मुख्य योगदान क्रैथबाहल का रहा है और मसीहा का, और सहयोगी ब्लूम रहे हैं। और दोस्तों इसका प्रतिपादन कब किया गया, 1964 में इसका प्रतिपादन किया गया। इसे आप याद रखें दोस्तों। और भावात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उन्हें अब बताते हैं दोस्तों। भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। भावात्मक पक्ष है जो अफेक्टिव डोमेन है बीएस ब्लूम का, बोला जाता है बीएस ब्लूम का। लेकिन जो भावात्मक पक्ष है उसके दोस्तों जो प्रमुख हैं वो क्रैथबाहल और मसीहा हैं, और इसके दोस्तों सहयोगी हैं वो ब्लूम हैं। लेकिन भावात्मक पक्ष भी बोला जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही आता है। इसके जो 5 भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से हैं, एक है अधिग्रहण, एक है अनुक्रिया है, फिर है अनुमूल्यन, चौथा है संगठन, 5वां है चारित्रीकरण। ये 5 हैं, अधिग्रहण है, अनुक्रिया है, अनुमूल्यन है, संगठन है और 5वां है चारित्रीकरण। तो दोस्तों इन्हें याद रखना है, इन्हें क्रम से याद रखना है। पहला ये है अधिग्रहण, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अनुमूल्यन, चौथा है संगठन, 5वां है चारित्रीकरण। तो दोस्तों इन्हें क्रम से याद रखना है, क्योंकि इन्हें दोस्तों इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो दोस्तों क्रम से याद रखें और उसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है। दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, अगर मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान के बारे में बात करें तो इन्हें 7 भागों में बांटा गया है। इसके प्रमुख कितने भाग हैं, 7 भाग हैं, 7 भाग हैं। इसे याद रखना है। पहला कौन सा है, सामान्य उद्देश्यों का चयन। पहले कुछ उद्देश्य होते हैं उनका चयन किया जाता है, सामान्य होते हैं। फिर दोस्तों आते हैं विशिष्ट उद्देश्यों का चयन, फिर विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है शिक्षण बिंदुओं का चयन। क्या आता है, शिक्षण बिंदुओं का चयन। फिर आती हैं दोस्तों अधिगम की क्रियाएं, फिर आता है व्यवहार परिवर्तन, फिर आता है मूल्यांकन, फिर आता है प्रतिपुष्टि। तो दोस्तों ये कैसे होता है, पहले दोस्तों हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हमें आज वीडियो बनानी है, हमने बनाई। फिर विशिष्ट उद्देश्य आया, हमें वीडियो बनाने के लिए दोस्तों उसकी स्लाइड्स बनानी थी, फिर हमें उसका वीडियो बनाना था। फिर दोस्तों शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है। फिर अधिगम की क्रियाएं, हम वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या क्या करते हैं। व्यवहार परिवर्तन हो रहा है हमारे बोलने में दोस्तों, हम पहले कैसे बोलते थे अब कैसे बोल रहे हैं। फिर हम मूल्यांकन करते हैं दोस्तों कि मेरी वीडियो कितने लोगों ने पसंद की है, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद दोस्तों हमें प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक मिलता है कि वीडियो हम बना चुके होते हैं, स्लाइड बनाते हैं दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। फिर उसको दोस्तों देखते हैं कि उसमें कितने लाइक, कितने सब्सक्राइब, कितने शेयर हुए। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान 7 हैं, आप इन्हें याद रखें। सामान्य उद्देश्यों का चयन, विशिष्ट उद्देश्यों का चयन, शिक्षण बिंदुओं का चयन, अधिगम की क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, मूल्यांकन, और सबसे 7वां सबसे लास्ट होता है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। दोस्तों आपको इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में सबसे अंतिम कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिपुष्टि होता है यानी कि फीडबैक होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखें, ज़रूर याद रखें। दोस्तों अब आता है मूल्यांकन के उपकरण। अगर दोस्तों मूल्यांकन के उपकरण की बात करें तो कौन कौन से मूल्यांकन के उपकरण हैं। मूल्यांकन के उपकरणों को 3 भागों में बांटा गया है।
इसके 3 भाग हैं दोस्तों। कौन कौन सा है? एक होता है अवलोकन, एक होता है अन्वेषण और तीसरा होता है परीक्षण। दोस्तों अवलोकन क्या होता है? आशय यानी कि देखा जाना, यानी कि अवलोकन हम कहीं जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं तो अवलोकन करते हैं। और दोस्तों देखा जाना, जैसे कि अगर अब इसकी भाषा में बात करें तो साक्षात्कार। और अन्वेषण क्या होता है? यानी कि प्रपत्र, जैसे कि प्रश्नावली, मिलान सूची और पोर्टफोलियो। ये दोस्तों जो मूल्यांकन के उपकरण हैं, ये प्रश्नावली, मिलान सूची, ये अन्वेषण प्रपत्र के अंतर्गत आते हैं। और उपाख्यान अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। दोस्तों परीक्षण क्या होता है? परीक्षण 3 प्रकार का होता है दोस्तों। मौखिक होता है, लिखित होता है और प्रायोगिक होता है। दोस्तों परीक्षण के ऊपर हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और इसे बताएंगे तो बहुत लंबी और हो जाएगी। मौखिक कैसे हो जाती है? वेरी शॉर्ट। लिखित हो जाती है निबंधात्मक। प्रायोगिक, तो दोस्तों इनके भी 3 प्रकार हैं, वेरी शॉर्ट, निबंधात्मक, वैकल्पिक। तो दोस्तों अगर इनके बारे में बताते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, कल तक वीडियो नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों इन्हें यहीं छोड़ते हैं, इन्हें ऐसे याद रखिए। मूल्यांकन के उपकरण 3 होते हैं, अवलोकन होता है, अन्वेषण होता है, परीक्षण होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या होता है ये आपको बताया था अभी। और दोस्तों अब बताते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो की अगर बात करें दोस्तों, यह छात्र से संबंधित एक रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? यह छात्र से संबंधित एक रिकॉर्ड होता है जिसमें लिखा नहीं जाता है। इसका ये मेन पॉइंट है पोर्टफोलियो का कि इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है, बल्कि बच्चों द्वारा की गई प्रत्येक महत्वपूर्ण गतिविधियों के दस्तावेज की फ़ोटो प्रतिलिपि और फोटोग्राफ्स होते हैं। फोलियो मतलब फोटोग्राफ्स, ऐसे याद रखें, इसमें लिखा नहीं जाता है। यह प्रत्येक छात्र से संबंधित एक रिकॉर्ड होता है, बल्कि बच्चों द्वारा की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों के दस्तावेज की फ़ोटो प्रतिलिपि और फोटोग्राफ रखे जाते हैं। इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो ज़रूर पूछा जाता है और ये ज़रूर आता है, तो इसलिए हमने पोर्टफोलियो लिया। ये भी दोस्तों मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। दोस्तों उपाख्यान अभिलेख या एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये क्या होता है? इसे वृत्तांत अथवा उपाख्यान अभिलेख भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वृत्तांत अथवा उपाख्यान अभिलेख। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार अथवा आदतों से संबंधित केवल विशिष्ट घटनाओं एवं कार्यों का लिखित वर्णन होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है? लिखित वर्णन होता है, ये आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार अथवा आदतों का मूल्यांकन किया जाता है, तो सतत मूल्यांकन कहेंगे, एनेक्डोटल या उपाख्यान या वृत्तांत मूल्यांकन कहेंगे, या आप पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहेंगे। तो कौन सा है? इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कहना है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंतर्गत बालकों के व्यवहार तथा आदतों से संबंधित केवल विशिष्ट घटनाओं एवं कार्यों का लिखित वर्णन होता है। दोस्तों मुख्य पॉइंट हैं ये। भारत में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति को सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने 1964-1966 के द्वारा प्रस्तावित किया था। कोठारी आयोग के द्वारा 1964 और 1966 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति को सर्वप्रथम लागू किया गया है कोठारी आयोग के द्वारा। और दोस्तों सतत का आशय प्रतिदिन शिक्षण प्रतिदिन मूल्यांकन। ये पॉइंट हमने इसलिए लिए हैं कि आप दोबारा से समझें इसे। सतत का होता है प्रतिदिन शिक्षण प्रतिदिन मूल्यांकन, यानी कि कक्षा चल रही है उसके दौरान ही कक्षा खत्म हुई और क्वेश्चन पूछ लिए। और व्यापक का आशय व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों के मूल्यांकन के पक्षों से लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों कोई व्यक्ति है और उसके कोई स्टूडेंट है, उसने कितने मार्क्स से हल किए हैं, उसने कितने मार्क्स पाए हैं, और उसकी ये तो शैक्षिक हो गई। और दोस्तों सह शैक्षिक यानी कि उसके शैक्षिक के साथ साथ दूसरी जानकारियाँ, उसकी व्यवहार की, उसका क्या रिकॉर्ड रहता है, इन सब के बारे में जानकारी लगाना व्यापक होता है। और दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक प्रकृति का होता है,
ये याद रखें कि कौन सा मूल्यांकन गुणात्मक प्रकृति का होता है, तो आपको बताना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक प्रकृति का होता है। दोस्तों, मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषता होती हैं, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, मूल्यांकन व्यापक होता है, लेकिन मापन क्या होता है, मापन संकुचित होता है। व्यापकता का आशय संपूर्ण विषय वस्तुओं को शामिल करने से लगाया जाता है। व्यापक यानी कि फैला हुआ, यानी कि जो ज़्यादा बिखरा हो, यानी कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने से लगाया जाता है व्यापक का अर्थ। और मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक होता है। और दोस्तों, इसी के अंतर्गत 3 पॉइंट और आते हैं, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता और उपयोगिता। इन्हें जरूर याद रखें, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। विश्वसनीयता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, वैधता क्या है, उपयोगिता क्या है। दोस्तों, विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता आप जानते होंगे कि रिलायबिलिटी यानी कि विश्वास, आशय अलग अलग शिक्षकों द्वारा जांचने पर परिणाम समान प्राप्त हों, शिक्षक प्रभावित नहीं कर पाता है। विश्वसनीयता दोस्तों किसमें आती है? जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें विश्वसनीयता होती है, उनके एक आंसर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो आप सभी कहेंगे कि लखनऊ है। तो दोस्तों, टीचर को वो क्वेश्चन सही करना होगा, वो उसे गलत नहीं कर सकता है। यही लिखा है इसमें कि शिक्षक प्रभावित नहीं कर पाता है। इसमें क्या लिखा है? आशय अलग अलग शिक्षकों द्वारा जांचने पर परिणाम समान प्राप्त हों। जब उसका एक आंसर होगा तो कोई शिक्षक जांचे, कोई भी चेक करे तो उसका परिणाम समान प्राप्त हो, उसे विश्वसनीयता कहते हैं। दोस्तों, वस्तुनिष्ठता क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का आशय हर बार समान परिणामों का प्राप्त होना। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अगर उन्हें कितने भी बार जांचा जाए तब भी दोस्तों हर बार समान परिणाम प्राप्त होंगे। और वैधता यानी कि वैलिडिटी। दोस्तों, आप लोग मोबाइल में रिचार्ज कराते होंगे कि वैलिडिटी मिली है 30 दिन की, 28 दिन की। दोस्तों, वो निर्धारित होता है पहले से समय कि इतने दिन तक आपका रिचार्ज चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। वैधता का मतलब क्या होता है कि आशय मूल्यांकन जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया हो और पूर्व निर्धारित उद्देश्य उन्हें ही प्राप्त करें। जिसके लिए मूल्यांकन बनाया गया है उसके लिए दोस्तों वो निर्धारित उद्देश्य करें, तो दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं, वैधता कहते हैं। और दोस्तों, उपयोगिता किसे कहते हैं? आशय है कि भविष्य में भी उपयोग किए जा सकने से है। दोस्तों, कोई भी मूल्यांकन किया जा रहा है तो दोस्तों उसकी आशा की जाती है कि ये जो मूल्यांकन है ये भविष्य में उपयोग हो। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मापन संकुचित होता है, मूल्यांकन व्यापक होता है, मूल्यांकन के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। तो दोस्तों, उपयोगिता के अंतर्गत आता है कि आशय है कि भविष्य में भी उपयोग किया जा सकने से है आशय उपयोगिता का। दोस्तों, मूल्यांकन के सोपान, मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से सोपान होते हैं वो आपको बताते हैं। पहला दोस्तों होता है उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। और दोस्तों दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है अधिगम क्रियाओं का आयोजन। अधिगम क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा आता है, शिक्षण बिंदुओं का चयन। शिक्षण में कौन कौन से बिंदु की चयन किए गए हैं, शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम, अनुभव उत्पन्न करना और व्यवहार परिवर्तन करना। ये दोस्तों तीनों पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं, अधिगम क्रियाओं का आयोजन। ये दोस्तों अधिगम के सोपान हैं। और दोस्तों तीसरा सोपान है, तो तीसरा सोपान कौन सा है दोस्तों, तीसरे सोपान में मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन तब से पढ़ रहे हैं, आप सभी जान गए होंगे मूल्यांकन क्या है। दोस्तों, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के जांच हेतु उपयुक्त मापक उपकरणों का चयन, मापक उपकरणों का प्रशासन तथा अंकन, प्राप्तांकों का विश्लेषण एवं व्याख्या, प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग, पृष्ठपोषण तथा उपचारात्मक कार्यक्रम, उपयुक्त अभिलेख तथा आख्या, ये सभी मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों मेन पॉइंट है ये
पोर्टफोलियो मूल्यांकन आपको बता चुके हैं। एक बार ज़रूर देख लें कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या होता है। छात्रों द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया मूल्यांकन पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मापन मूल्यांकन। नेक्स्ट वीडियो आपको सामाजिकरण पर मिलेगी। सामाजिकरण में आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना आंखों के सामने से गुजार दें, क्योंकि सामाजिकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिकता से रहेंगे। दोस्तों सामाजिकरण की वीडियो देखना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।